अब हमने स्टार्ट करना है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करने वाली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस हिसाब से बना है ना, वो वैल्यूज पढ़ेंगे। गाइडिंग करना है ना, गाइड करना, किसी को रास्ता दिखाना है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब हमने बनाना है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने चलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी ऐसी वैल्यूज थी जिसने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड किया पूरे रास्ते? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले रास्ते में कौन सी ऐसी चीजें थी, कौन सी ऐसी बातें थी जिनको हमने ध्यान में रख के अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? ठीक है, वो सब अब हम पढ़ेंगे। ठीक, चलो। कह रहा है, अगर मैं दो बातें बताना चाहता हूँ आपको। गाइडिंग वैल्यूज दो ही रही हैं गाइडिंग वैल्यूज। पहला तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की थिंकिंग, जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की थिंकिंग थी। ठीक है, जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की थिंकिंग थी, एक तो उसने हमें गाइड किया। दूसरा, एक फिलॉसफी है, फिलोसॉफी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक फिलोसफी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना, है ना, कहते हैं ना, फालतू का ज्ञान मत झाड़, फालतू की फिलोसफी मत झाड़, है ना। हमारे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ी समझदारी वाली बात करता है ना। यानी कि ये कह लो कि मोटा मोटा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो क्या है क्या नहीं है ना, वो हमें किससे पता चल जाता है? प्रीएम्बल से। किससे पता चल जाता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से। अभी समझाता हूँ, एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, गाइडिंग वैल्यूज हैं, सिर्फ दो ही हैं। एक, पॉलिटिकल लीडर्स हमारे, उनकी थिंकिंग। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, इसी के अंदर जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी है, थिंकिंग है, सोच है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन की गई है, सारी की सारी फिलोसफी किसमें झलकती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल। अब समझो प्रीएम्बल क्या होता है। मान लो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, बुक है ना। अब आप अगर अपनी कोई बुक खोलो तो उसमें दिया रहता है प्रीफेस। क्या दिया रहता है? पहला पेज दिया रहता है प्रीफेस। आई डेडिकेट दिस बुक टू माई पेरेंट्स, है ना। आई डेडिकेट दिस बुक टू माई चिल्ड्रन, आई डेडिकेट दिस बुक टू माई वाइफ, ये वो फलान ढिमकान। आई डेडिकेट दिस बुक टू माई फ्रेंड्स हु हेल्प मी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माई लाइफ। दे हेल्प मी टू कम आउट ऑफ सर्टेन सर्टेन प्रॉब्लम्स, है ना। तो वो जो पहला प्रीफेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रीफेस है उसको प्रीफेस नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? प्रियम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रियम्बल। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज है वो क्या है? प्रियम्बल है। इट इज अ प्रियम्बल। ठीक है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग फिलोसफी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो गाइडिंग फिलोसफी है वो किससे झलकती है? एक तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की थिंकिंग। जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की थिंकिंग रहेगी अपन उसी तरफ ही जाएंगे। क्यों? दूसरी तरफ थोड़ी ना जाएंगे। जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की थिंकिंग रही है पूरा देश उसी तरफ तो चलेगा, कि नहीं? एक तो फिर जिस तरफ ये लेके जाएंगे, जो इनकी सोच रही होगी, अपन भी उसी तरफ जाएंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो फिर उसी तरफ चलेगा, उसी तरफ चल के बनेगा। ठीक है ना। अब दूसरा गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? जो भी हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल थे वो किसमें मेंशन किए गए हैं? हमारे प्रियम्बल में मेंशन किए गए हैं। अब प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है। और जैसे हर एक बुक में पहला पेज प्रीफेस होता है ना, आई डेडिकेट दिस बुक टू फलाना फलाना फलाना, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज है इट इज प्रियम्बल। तो क्या कह रहा है कि जो अपना पहला पेज होगा ना, प्रियम्बल, उसमें हमारे जो मोटी मोटी जो फिलोसफी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की वो किसमें झलकती है? वो हमारे प्रियम्बल में झलकती है। ठीक है। और यही हमने आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ना है। इन दोनों चीजों के बारे में हमने आने वाले आगे वाले टॉपिक्स में हमने पढ़ना है। ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया। ओके, चलो समझते हैं। कह रहा है, तो ये काट ली ना जो लाइनें मैंने कट की हैं, प्लीज वो कट कर लेना जो चीजें मैंने काटी। कह रहा है, एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलोसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। चलो उस फिलोसफी के बारे में पढ़ते हैं, है ना, और समझते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। उस फिलोसफी को समझने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है, वी कैन डू दिस इन टू वेज। हम ये कैसे कर सकते हैं? दो तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, हम ये कैसे कर सकते हैं? दो तरीकों से कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम कैसे समझ सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी? पहला तरीका क्या बता रहा हूं? वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय, हम ये जो फिलोसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स। हमारे जो बड़े बड़े मेजर लीडर्स हैं, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, उनके व्यूज पढ़ के, उनके विचार पढ़ के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना, ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर विचार हैं, उसको पढ़ के हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या रही होगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज की बात की होगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया रहा होगा, क्या क्या नहीं होगा, है ना। तो ऑन दिस पॉइंट, ये फिलोसफी वाले पॉइंट पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। देयर इज एन आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 47। आर्टिकल नंबर 47 कहता है टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स
and drugs that are injurious to health. This article is solely based on the Gandhian philosophy. Now you can very well make out कि हमारे political leaders हमारे लिए कितना अच्छा सोच रहे थे. They didn't want us to indulge ourselves into some bad activities, and and that is why uh, that philosophy उनकी वो सोच हमारे constitution में भी झलकती है. We get the image of their thoughts in our constitution as well. So this is just an example. We do not need to memorize this article. Just I just took this as an example, nothing else. Okay, just don't bother to memorize it. Okay, let's continue with the lecture. आगे कह रहा बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ये भी जरूरी है टू रीड, पढ़ना क्या, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलोसफी. कॉन्स्टिट्यूशन अपनी फिलोसफी के बारे में क्या कह रहा है वो भी पढ़ना जरूरी है ना. अब आगे क्या बोल रहा है वो, आगे वो कह रहा है, आगे वो कह रहा है दिस इज व्हाट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज. कॉन्स्टिट्यूशन अपनी फिलोसफी के बारे में खुद क्या बोल रहा है, वो किसमें मेंशन किया गया है, प्रियम्बल, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यही चीज करता है, यही चीज बताता है. आगे चलते हैं. कह रहे हैं महात्मा गांधी, एक मिनट सॉरी, हेडिंग तो पड़ी नहीं, हेडिंग बहुत बढ़िया. द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. आपने एक ड्रीम देखा और आपने अपने आप से एक प्रॉमिस किया, वादा किया आपने अपने आप से. द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. हमारे लीडर्स ने अपने आप एक सपना देखा था और उन्होंने अपने आप से वादा किया था, हाँ जी भारत को ऐसा बनाएंगे. ठीक है, अब वही हमने पढ़ना है. कह रहा महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई. येट फिर भी देयर वर मैनी मेंबर्स, ऐसे बहुत सारे मेंबर्स थे, हु फॉलोड हिज विजन, जो उनके विजन, जो उनका नजरिया था, जो उनका रास्ता था, उस पर चलते थे. येट देयर वर मैनी मेंबर्स, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे, हु फॉलोड हिज विजन, जो उनके विजन का ध्यान रखते थे, उनके विजन को फॉलो करते थे. ठीक है, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं बने, फिर भी बहुत सारे मेंबर्स उनको अपना आइडियल मान के उनके विजन को फॉलो करते थे, उनके रास्ते पे चलते थे. ईयर्स अगो, सालों पहले, राइटिंग इन हिज मैगजीन, अपनी मैगजीन में लिखते हुए, कौन सी मैगजीन, यंग इंडिया. सालों पहले उन्होंने अपनी मैगजीन में, यंग इंडिया नाम की मैगजीन में एक चीज लिखी थी 1931. ही हैड स्पेल्ड आउट, उन्होंने बोला था कि व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू. उन्होंने उस मैगजीन में, उस राइटिंग में, उस लेख में ये बोला था कि वो क्या चाहते हैं. ही हैड स्पेल्ड आउट, उन्होंने बोला था व्हाट ही वांटेड, कि वो क्या चाहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज करे. ठीक है, सालों पहले महात्मा गांधी ने अपनी यंग इंडिया नाम की मैगजीन में कुछ बोला था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना चाहिए, है ना. चलो अब वही हम पढ़ेंगे, वो क्या चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे, चलो अब हम वो चीज पढ़ेंगे. तो महात्मा गांधी ये चाहते थे, पढ़ते हैं. आई शैल स्ट्राइव फॉर, आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. स्ट्राइव का मीनिंग होता है बेटा प्रयास करना, एफर्ट करना. स्ट्राइव का मीनिंग होता है एफर्ट करना, प्रयास करना, है ना. आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, मैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास करूंगा, विच विल रिलीज, रिलीज मतलब मुक्त, मुक्त कर देना, फ्री कर देना. विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रॉलडम एंड पैट्रोनेज, जो इंडिया को मुक्त कर देगा किस चीज से, सारी की सारी किस्मों की थ्रॉलडम से, स्लेवरी से, गुलामी से आजाद कर देगा, और पैट्रोनेज से, कि हमें पैट्रोनेज होता है सहारा, सपोर्ट. मैं एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास करूंगा, मैं एक ऐसा, है ना, मैं स्ट्राइव करूंगा, मैं एफर्ट करूंगा, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एफर्ट करूंगा जो इंडिया को क्या कर दे, रिलीज कर दे, आजाद कर दे, मुक्त कर दे. किससे, सारी तरह की थ्रॉलडम से, स्लेवरी से, और किससे, पैट्रोनेज से, सहारे से भी. सहारा मतलब ना जो लंगड़ा होता है, सॉरी पूरा मत मानियो, सॉरी है, जैसे जो काइंड ऑफ हैंडीकैप्ड होते हैं, है ना. हैंडीकैप्ड भी नहीं बोलना चाहिए वैसे तो, डिफरेंटली एबल्ड एक अच्छा वर्ड है, डिफरेंटली एबल्ड. ठीक है, डिफरेंटली एबल जो लोग होते हैं वो बैसाखी का सहारा लेके चलते हैं ना, देखिए हो गया आपने बैसाखी ऐसे होती है. तो बेसिकली वो पैट्रोनेज को क्या बोल रहे हैं, बैसाखी बोल रहे हैं.
मैं चाहता हूं कि जो मेरा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को हर तरह की गुलामी से और हर तरह की बैसाखी से सपोर्ट से क्या कर दे, आजाद कर दे। ठीक है ना। आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया, मैं ऐसे इंडिया के लिए काम करना चाहूंगा इन विच, जिसमें कि द पुअरेस्ट शेल फील, गरीब क्या फील करे, गरीब से गरीब बंदा क्या फील करे, दैट इट इज दियर कंट्री, यहाँ पे गरीब से गरीब बंदा क्या महसूस करे कि ये उनकी उनकी ही कंट्री है, ये उनका ही देश है। इन हुज मेकिंग, जिसके बनने में, दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस, जिनके बनने में, है ना, उनका भी महत्व, उनकी भी आवाज हो, उनकी आवाज को दबाया ना जा सके। यानी कि जब इंडिया बने तो उसमें सभी लोगों की यानी कि हाँ शामिल हो, हाँ समझो ना, हामी शामिल हो, एग्रीमेंट शामिल हो, है ना। कह रहे हैं आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया, मैं ऐसा इंडिया बनाने की कामना करूंगा इन विच, जिसमें कि द पुअरेस्ट शैल फील, जो गरीब से गरीब बंदा फील करे, दैट कि इट इज दियर कंट्री, ये उनका देश है। इन हुज मेकिंग, जिसके बनने में, दे हैव एन इफेक्टिव वह, जिनके जिसके बनने में उनकी भी क्या हो, आवाज शामिल हो, सम्मिलित हो। एन इंडिया इन विच, ऐसा भारत जिसमें कि देयर शैल बी नो हाई क्लास, जहां पे क्या ना हो, कोई ऊंची क्लास ना हो, एंड लो क्लास ऑफ पीपल, और छोटी जात के, छोटी क्लास के लोग, गरीब क्लास के लोग ना हो। एन इंडिया इन विच, एक ऐसा भारत जिसमें ऑल कम्युनिटी शैल लिव इन परफेक्ट हार्मनी, सारी कम्युनिटीज कैसे रहेंगी, बिल्कुल हार्मनी में रहे, प्यार से रहे, शांति से रहे। देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, देयर शैल बी नो रूम, अब कमरा मत बोलते ना, जगह है ना, हमारे कह रहे देयर शैल बी नो रूम इन सच एन इंडिया, ऐसे भारत में, इन सच एन इंडिया, ऐसे भारत में कोई भी जगह नहीं होगी किसी की, फॉर द, कर्स होता है अभिशाप, अनटचेबिलिटी जैसे अभिशाप की कोई जगह नहीं होगी, और द कर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, जहां पे क्या नहीं होगा, शराब वगैरह, नशा वगैरह की जगह नहीं होगी, जहां के लोग शराब वगैरह नहीं पिएंगे, है ना। ऐसा भारत बनाना चाहता हूं मैं। वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट्स एज मैन, औरतों को भी जो, औरतों के भी जो अधिकार हो वो भी मर्दों के बराबर के हों। आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स, मैं किसी और चीज से, कि ठीक है आपको चॉकलेट नहीं मिली, आप लॉलीपॉप ले लो, है ना, मैं इस चीज से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स, मैं किसी और चीज से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। बहुत बढ़िया बात बोल गए, मजा आ गया पढ़ के, जिसको समझ में आया उसको मजा भी आया होगा। क्लियर है। तो इतनी बड़ी बात अगर बोल रहे हैं तो सेम चीज झलकेगी ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सेम चीज झलकेगी कि नहीं झलकेगी, हमारे झलकेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ लो, सही बात बोल रहे हैं भी, गरीब बंदे की भी आवाज, गरीब बंदे की भी आवाज सुनी जाए, गरीब बंदे की भी इंपॉर्टेंस हो वहां पे, है ना। नशे जैसा, गंदे नशों जैसा जहर ना हो, हमारा देश अपने सहारे खड़ा रहे, किसी बैसाखी की सहारे की सपोर्ट की जरूरत ना पड़े। ठीक, ओके, समझ लो, सारी कम्युनिटी साथ में रहे, प्यार से रहे, और औरतों को भी वही अधिकार मिले जो मर्दों को है। ठीक, और मैं किसी और चीज से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, बहुत बड़ी बात होती। आगे चलते हैं। तो वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी झलकेगा, जो हमारे लीडर्स का ड्रीम वगैरह रहा होगा, महात्मा गांधी का ड्रीम देख लिया ना आप, ठीक है ना। तो झलकेगा वो चीज होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो महात्मा गांधी ने ड्रीम देखा। आगे चलते हैं। कह रहा दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वाज शेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया, ये जो ऊपर आप ड्रीम देख के आए हो इंडिया का, हैज बीन, है ना, दैट हैज एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी, जिसने क्या नष्ट कर दिया, क्या खत्म कर दी, इनइक्वालिटी खत्म कर दी, वाज शेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सेम ड्रीम किसने देखा था, बी आर अम्बेडकर ने भी देखा था, जहां पे इनइक्वालिटी खत्म कर दी जाएगी, है ना। और बी आर अम्बेडकर कौन थे जी, हु प्लेड अ की रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने की रोल प्ले किया था, है ना, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था किस चीज में, इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे, याद करो, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ठीक है ना। दिस ड्रीम ऑफ इंडिया, ये जो ड्रीम था, जो जैसे जो महात्मा गांधी वाला ड्रीम था जिसमें इनइक्वालिटी नहीं होगी, ये और किसने शेयर किया था और किसने देखा था, बी आर अम्बेडकर ने भी देखा था, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एक अहम भूमिका अदा करी थी। बट पर ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव्ड, पर उनकी एक अलग समझ थी। बट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, उनकी एक अलग अंडरस्टैंडिंग थी, अलग सोच थी, किस चीज से रिलेटेड, ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव्ड, कि कैसे इनइक्वालिटीज को दूर किया जा सकता है, उनकी अलग सोच थी, अलग समझ थी। ही ऑफन, काफी बार, बिटरली, बड़े कड़वे तरीके से क्रिटिसाइज्ड महात्मा गांधी एंड हिज विजन,
वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया करते थे महात्मा गांधी और उनके नजरिए को, उनके विजन को। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनकी आखिरी स्पीच में, कंक्लूडिंग स्पीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो उन्होंने आखिरी स्पीच दी थी, ही स्टेटेड हिज एंग्जाइटी वेरी क्लियरली। उन्होंने अपने डर को, है ना, जो उनके मन में डर था उसको बड़ी क्लियरली स्टेट किया। चलो पढ़ते हैं उनके उनके मन में क्या चल रहा है, बी आर अम्बेडकर के मन में क्या चल रहा है, इतने महान व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है वो पढ़ते हैं। कह रहा है ऑन द 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 याद करो, हमारा पहला रिपब्लिक डे 26 नवंबर को, है ना, 26 नवंबर 1949 को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर चुके हैं। हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर चुके हैं और उसको इफेक्ट में कब आया, वो 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया, असर में आया, लागू हुआ पहले दिन, वो पहला दिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ ना, और हमने अपना पहला रिपब्लिक डे बनाया ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। हम कॉन्ट्राडिक्शन वाली जिंदगी में एंटर करेंगे। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, आप क्या कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो। जैसे आप कह रहे हो मैं मीट नहीं खाता और रात को जाके 2 किलो मुर्गा खाया आपने आराम से, तो कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं। तो आप कहते हो कि मैं अपनी वाइफ को इंडिपेंडेंट रखूंगा, है ना, और फिर घर जाके अपनी बहन को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, कॉन्ट्राडिक्शन है ना। तो कह रहा ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को, वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। आज से हम 26 जनवरी 1950 से हम कॉन्ट्राडिक्शन से भरी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में वी विल हैव इक्वालिटी, क्या रहेगी, हमारे पास इक्वालिटी रहेगी, है ना। एंड और इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, हमारी सामाजिक और आर्थिक जिंदगी में वी विल हैव इनइक्वालिटी, पर हमारे समाज में और हमारी कमाई वाली जिंदगी में क्या रहेगी, इनइक्वालिटी रहेगी। समझने की कोशिश करना। कह रहा है इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी। पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम क्या मेंशन करेंगे कि हमारे देश में क्या है, इक्वालिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम ये लिखेंगे कि हमारे देश में किस चीज के ऊपर काम किया जाएगा, इक्वालिटी के ऊपर काम किया जाएगा। पर अपने सामाजिक जिंदगी में, अपनी असल जिंदगी में हम क्या पाएंगे, इनइक्वालिटी पाएंगे। अब कैसे, सोचने वाली बात है। सोचो कि अंबानी को देखो, है ना, अंबानी के पास दौलत है, धन दौलत है, वो बड़ी बड़ी पार्टियों को चंदा देता है, क्यों, तो उसके लिए सरकार पहले से ही व्यवस्था नहीं करके रखेगी। अब वो मंदिर में जाता है या कहीं भी जाता है, उसको लाइन में लगना पड़ेगा नहीं। ये मंदिर है मान लो, ये बड़ी सारी लाइन लग रखी है, क्या अंबानी को इस लाइन में लगना पड़ेगा, नहीं। वीआईपी है, उसको साइड गेट से एंटर करेंगे, मत्था टिकाएंगे, चल भाई। हम क्या बुद्धू हैं, समझ लो। पॉलिटिक्स में तो, कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम बात करेंगे कि हाँ भी हमारे देश में इक्वालिटी है, पर असल जिंदगी में, हमारे सामाजिक जिंदगी में वी विल हैव इनइक्वालिटी। क्या रहेगी, इनइक्वालिटी, है ना। ये तो, ये सोशल इनइक्वालिटी देख ली, ये हमारे समाज में मौजूद इनइक्वालिटी है। इकोनॉमिक लाइफ में इनइक्वालिटी कैसे होगी, समझो। इकोनॉमिक लाइफ में इनइक्वालिटी कैसे होगी कि गरीब बाप का बच्चा है वो जाएगा सरकारी स्कूल, अमीर बाप की औलाद है वो जाएगा प्राइवेट स्कूल, है ना। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक इनइक्वालिटी, असमानता। अमीर का बच्चा को, अमीर के बच्चे को ही क्या प्राइवेट स्कूल में जाने की आजादी है, गरीब का बच्चा क्या सरकारी स्कूल में जाने की, उसको अच्छी एजुकेशन पाने का हक नहीं है, समझ। तो पॉलिटिक्स में तो, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बड़ी बड़ी टीके मारेंगे कि हाँ भी हमारे देश में इक्वालिटी है, हमने सारी असमानताएं खत्म कर दी हैं, ये है वो है जी, फलान है ढिमकान है जी, हमारा देश तो 5 स्टार फैसिलिटी देता है जी, है ना। पॉलिटिक्स में तो अपने ऐसी बड़ी बड़ी ढींगे हाँकेंगे, पर असल जिंदगी में क्या होने वाला है, हमें इनइक्वालिटी ही मिलने वाली है। सही बात बोल रहे हैं अम्बेडकर, बहुत सही बात बोल रहे हैं। इन पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या होगा, वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। पॉलिटिक्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम पहचान करेंगे किस चीज की, क्या चीज मानेंगे, क्या चीज फॉलो करेंगे, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, वन मैन वन वोट, एक बंदे का एक ही वोट होगा। एंड वन वोट वन वैल्यू, एक वोट की एक ही वैल्यू होगी, एक बंदा एक वोट डाल के आया तो उसकी एक ही वैल्यू, एक ही वोट काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बंदा एक वोट डाल के आया तो उसके 10 वैल्यू होगी कि 10 बंदों के बराबर माना जाएगा ना। पॉलिटिक्स में तो अपन वन वोट वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू वाला प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। पर क्या बोल रहा है, इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, पर अपनी सोशल इकोनॉमिक लाइफ में वी शैल, है ना, बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अपने सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के कारण, बाय रीजन मतलब के कारण, है ना। इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल, हम लोग, बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अपने सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के कारण, कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू।
अपन कंटिन्यूअसली डिनाई करेंगे, हम कंटिन्यूअसली मना करेंगे क्या, वन मैन वन वैल्यू वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। कैसे? अंबानी जी साहब, क्या अंबानी साहब की वैल्यू वन है? क्या अंबानी साहब की वैल्यू वन है? नहीं, अंबानी साहब की वैल्यू कई गुना है, मल्टीप्लाई 100,000 लाख, समझते हो या नहीं? उसकी वैल्यू ज्यादा है भाई, उसको वैल्यू ज्यादा दी जाएगी। अमीर है वो, देश को पैसा टैक्स देता है, सरकार को चंदा देता है सरकार को, समझ रहे हो, जिसके दम पे देश चल रहा है या नहीं? हम कह रहे हैं पॉलिटिक्स में तो बोलेंगे वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू, हम ये बोलेंगे, पर असली सामाजिक जिंदगी में ऐसा नहीं होने वाला। असल जिंदगी में ऐसा नहीं होने वाला। असल जिंदगी में हम नकारेंगे इस प्रिंसिपल को, है ना? वो कह रहे हैं ना, वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। पर असल जिंदगी में वन मैन विल नॉट बी, यानी कि इससे अगर देखा जाए तो वन मैन इक्वल्स टू वन वैल्यू, वन मैन इक्वल्स टू वन वोट, वन इक्वल्स टू वन वोट इक्वल्स टू वन वैल्यू, मीन्स वन मैन इक्वल्स टू वन वैल्यू होना तो यही चाहिए। पर असल जिंदगी में, अपनी सामाजिक और आर्थिक जिंदगी में अपन क्या नकारते रहेंगे? वन मैन इज नॉट इक्वल टू वन वैल्यू, ये हम हमेशा नकारेंगे, है ना? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, होने ये वाला है। ओके, बता दिया ना मैंने अंबानी का। क्या आपको लगता है अंबानी की वैल्यू और आपकी वैल्यू, योर वैल्यू, क्या इक्वल है? इज इट इक्वल? नो। अंबानी को वैल्यू ज्यादा दी जाएगी सरकार के द्वारा, और आपको कभी वैल्यू नहीं दी जाएगी। वो मंदिर मत्था टेकने जाएगा तो सरकार उसके लिए स्पेशल रास्ता खोल के देगी, इसका जल्दी मत्था टेकाओ, इसको फ्री करो जल्दी, समझो ना? तो कैसे कैसे है वन मैन वन वैल्यू? है ही नहीं। क्लियर है ना? उसको वैल्यू ज्यादा दी जा रही है क्योंकि वो सरकार को ज्यादा टैक्स दे रहा है, अमीर है ना, चंदा दे रहा है वो बीजेपी को। तो कैसे आप कह सकते हो वन मैन वन वैल्यू होने वाला? नहीं होने वाला। असल जिंदगी में ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। असल जिंदगी में इस बात को हमेशा नकारेंगे, इस बात को हम हमेशा नकारेंगे। ऐसा नहीं होने वाला हमारे देश में। आगे बहुत बढ़िया बात बोलेंगे, हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक, शैल वी, के हम जारी रखेंगे, टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, की कॉन्ट्राडिक्शन वाली जिंदगी हम कब तक जीते रहेंगे, कब तक जारी रखेंगे? हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक, शैल वी, के हम कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, हम कब तक अस्वीकार करते रहेंगे कि, है ना, अस्वीकार करते रहेंगे इक्वालिटी को, कि हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में इक्वालिटी है ही नहीं। कब तक हम इस बात को नकारते रहेंगे, है ना? कब तक अस्वीकार करते रहेंगे इक्वालिटी वाले मैटर को? इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग, अगर हम इन सभी बातों को लंबे समय तक क्या करते रहे? डिनाई करते रहे, अस्वीकार करते रहे, मानने से ही मना कर दें। We will do so only by putting our political democracy in peril. We will do so only by putting our political democracy in peril. अगर हम ये लंबी देर तक करते रहेंगे, ज्यादा देर तक करते रहेंगे, है ना, तो क्या होने वाला? बस कुछ नहीं होने वाला। अपनी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, अपनी डेमोक्रेसी को किस में डाल देंगे? पैरिल में डाल देंगे, मुश्किल में डाल देंगे। फिर उससे बाहर निकल पाना, उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई?